ठीक हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने क्या चीज़ बेसिकली पढ़नी है। ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर दो तरह की होती है, एक या तो शॉर्ट डिस्टेंस में, दूसरी या तो लॉन्ग डिस्टेंस पे। अब शॉर्ट डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? शॉर्ट डिस्टेंस का सिंपल मतलब ये समझें कि जो इंतहाई नियर बाय सेल्स हैं इनके दरमियान किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना, या इन सेल में से इनकी एक्स्ट्रा सेलुलर्स जो इनकी इन्वायरमेंट होती हैं उनके अंदर किसी चीज़ का मूव आउट करना, या बाहर से इनकी बॉडी के अंदर मूव आउट करना, वो हमारे पास क्या कहलाता है? शॉर्ट डिस्टेंस कहलाता है। जबकि लॉन्ग डिस्टेंस का क्या है कि हम अगर कहते हैं कि एक पूरा का पूरा हमारे पास प्लांट है तो उसकी रूट से हम लोग कहें कि उसकी रूट से जब कोई चीज़ मूव करते हुए जाती है उसके लीव्स तक, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये बिल फर्ज वाटर है या फूड का मॉलिक्यूल है या कुछ भी मिनरल्स हैं, तो ये जो ये लंबा एरिया कवर कर रही होती है इसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब बेसिकली आपको जैसे मालूम है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर तो हमारे पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है और उस सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर हमारे पास वेसल्स का एक प्रॉपर निज़ाम होता है और उसके बाद हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन मौजूद होता है। बट इन केस ऑफ प्लांट हमारे पास पंपिंग ऑर्गन जो होता है वो मिस कर रहा होता है। ठीक है, सो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए इनके अंदर डिफरेंट तरीके से ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, जिनमें अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस की बाद में बात करेंगे जिसमें हमारे पास आ जाता है जाइलम और फ्लोएम। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जाइलम जो वेसल है वो हमारे पास किस चीज़ को कंडक्ट करती है, वाटर को, और फ्लोएम वेसल जो है हमारे पास किसको कंडक्ट करती है? फूड को कंडक्ट करती है। ठीक है, ये तो बाद की बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस में, शॉर्ट डिस्टेंस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव में ये याद रख लीजिएगा कि इसके अंदर हमारे पास एनर्जी का या एटीपी की कंजम्पशन नहीं होती। बस ये अल्फाज आपके जहन में याद रहने चाहिए। और क्यों नहीं होती, इसमें क्यों, इसका मेन रीज़न क्या है? देखें, पैसिव में हमेशा हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से कोई भी कंपोनेंट जो होता है वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। मतलब जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से मूव करके लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। अब इसका मतलब याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ हेयर द हाइट। ठीक है, जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस कंसंट्रेशन से ये मूव करेगा अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, और इसके अंदर क्या चीज़ नहीं यूज़ होगी? एटीपी का इस्तेमाल नहीं होगा। जबकि एक्टिव्स के ए से याद रख लीजिएगा, हेयर एटीपी जो होती है वो यूज़ होती है, और यहाँ पे ऑपोजिट काम होता है, यानी ये अपनी लोअर कंसंट्रेशन से मूव करता है कहाँ पे? हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ। सो इसको इसी वजह से एक और तरह की ट्रांसपोर्ट भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कहते हैं, जो कहते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट या अप हिल मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये हमारे पास कुछ इसकी बेसिक इंट्रो के अंदर आ गया था। अब हमारे पास पैसिव के अंदर दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक को हम डिफ्यूजन कहते हैं और एक को हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिफ्यूजन की। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, नो एनर्जी इज़ यूज्ड, यानी ऐसा प्रोसेस पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर सेल और सेल टू सेल या इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पे मैंने यही बात किया कि एक सेल से दूसरे सेल में या अपनी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर आ गई, तो ये हमारे पास डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा जो हमारे से पूछा भी जाता है कि डिफ्यूजन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो इंतहाई जो होती है स्लो होती है और नॉट डिपेंडेंट ऑन द लिविंग सिस्टम। इस स्टेटमेंट को समझिएगा। देखें, हम अगर परफ्यूम भी है ना, उसके वो भी अगर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर, मैं अगर कहता हूँ परफ्यूम के भी जो उसके स्प्रे करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो इसके लिए इसको लिविंग जो है हमारे पास मीडियम रिक्वायर नहीं होता। ठीक है, लिविंग मीडियम रिक्वायर नहीं है। ठीक है, उसके बाद सब्सटेंसेस क्या करते हैं? मूव्स फ्रॉम वन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये भी मैंने जिक्र कर दिया। तो ये गैसेस की मूवमेंट के अंदर यही मीन होता है, इसी के थ्रू वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसका बेसिक स्टार्टिंग इंट्रो था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि अब डिफ्यूजन के रेट किस किस चीज़ से इफेक्ट होते हैं।
ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, आसान सी बात है, अगर हम लोग बढ़ा देते हैं कंसंट्रेशन किसी भी हमारे पास जो जिसको हम लोग डिफ्यूज़ करवाना है, तो आपको मालूम है जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी इतनी हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस भी बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट जो हमसे पूछा जाता है कि अगर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिजल्ट में क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास ये चीज़ भी बढ़ जाती है डिफ्यूजन। उसके बाद अगर मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी, चलें वैसे तो एज सच मेम्ब्रेन्स रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन अगर मेम्ब्रेन की जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी तो आपको पता है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगी आपके पास, या प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादा होगा डिफ्यूजन का। टेम्परेचर जितना ज़्यादा करेंगे इतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है मॉलिक्यूल्स की, और वो इतने ही ज़्यादा जो है वो मूव करते हैं। इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी भी अगर हम लोग टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करते हैं तब भी क्या हो रहा है, हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट के हमारे पास मॉलिक्यूल रखे, इन पे हमने प्रेशर अप्लाई किया, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे इतनी ज़्यादा इनकी मूवमेंट क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ द सब्सटेंस, ये चीज़ याद रखिएगा, ये इसके ऑपोजिट आ जाता है, इन्वर्सली रिलेटेड होता है। अगर मैंने मॉलिक्यूल का साइज बड़ा कर दिया तो क्या होगा, इतना ही डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होगा वो हमारे पास स्लो हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ डिफ्यूजन से रिलेटेड बातें थी। अब अगर हम लोग बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो याद रखिएगा ऐसी डिफ्यूजन जिसके अंदर प्रोटीन्स यूज़ होते हों। क्यों होते हैं आपको पता है, हमारे पास नॉर्मली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो मेम्ब्रेन्स लिपिड से बनी हुई होती हैं, ठीक है, और ये पोलर सब्सटेंसेस को बहुत कम जो होती हैं ये मूव करने में हेल्प करती हैं। तो इसके लिए क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास ऐसे जो हाइड्रोफिलिक्स होते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स, उनको क्या करते हैं, उनको ये प्रोटीन फैसिलिटेट करते हैं। देखें अगर ये प्रोटीन यहाँ पे मौजूद है और बगैर किसी, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और यहाँ से चीज़ें मूव कर रही हैं अपनी लोअर कंसंट्रेशन में, तो यहाँ पे सिर्फ ये प्रोटीन इस जो लिपिड वाली जो आपके पास मेम्ब्रेन है उसको पास करने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसा प्रोटीन हमारे पास चैनल प्रोटीन कहता है। और इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, ये प्रोटीन अपनी जो है शेप भी नहीं चेंज कर रहा, बल्कि एक लोकेलिटी पे बस मौजूद है, और ये क्या काम कर रहा है, हाइड्रोफिलिक्स जो होती है, मतलब पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, या हम कह सकते हैं वाटर से जो लव करते हैं, उन सब्सटेंसेस को यहाँ पे मूव करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। जबकि एक और तरह की प्रोटीन्स होती हैं, उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि यहाँ से अगर वो प्रोटीन यहाँ से अपने जो क्या कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को लेती हैं और फिर फ्लिप कर जाती हैं और दूसरी साइड जो है उनको पास आउट कर देती हैं। यानी यहाँ से मॉलिक्यूल आए, इनकी बॉडी के अंदर मौजूद हुए और फिर उन्होंने अपने आप को फ्लिप किया, अपनी अरेंजमेंट को चेंज किया और कैरियर प्रोटीन ने यहाँ से पास आउट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फ़र्क क्या है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर प्रोटीन्स का इस्तेमाल हो रहा है और ये प्रोटीन्स एनर्जी को यूज़ नहीं कर रही, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जस्ट एक लोकेलिटी पे मौजूद है और जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर मैं इसी में ऑपोजिट बात कर देता हूँ, यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, अब यहाँ से ये चैनल प्रोटीन वापस इसको जो है दूसरी साइड भेज सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की थोड़ी सी एग्जांपल आ गई, तो ठीक है। और ये याद रखिए कि अगर बास चैनल जो होते हैं वो आपके पास ओपन रहते हैं और सम जो होते हैं वो कभी कभी कंट्रोल भी किए जा सकते हैं। अब पोरेन क्या चीज़ होते हैं, तो याद रखिएगा बस सिंपल सी बात है, मैं ये कह सकता हूँ ये बैक्टीरिया की सरफेस है, ठीक है, या ये हमारे पास किसकी है, प्लास्टिड्स की सरफेस आ गई जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, या ये माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये पोरेंस क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि ये पोर्स जो होते हैं ये मूव करने में मटेरियल को हेल्प करते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पोरेंस कहते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि वाटर चैनल्स होते हैं, अगर हम कहते हैं कि 8 डिफरेंट तरह के जो मूव होते हैं हमारे पास पोरेन, ये मिलते हैं, और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन्होंने क्या किया, एक पोर बना दिया, और इस पोर के थ्रू जब ये मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं तो इन्हें हम लोग एक्वा पोरेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है ये 3 तरह की होती है। यूनिपोर्ट, अगर ये सिर्फ मटेरियल को या एक डायरेक्शन में ही पास कर रहे हैं तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, यूनिपोर्ट। लेकिन अगर ये 2 डिफरेंट डायरेक्शन में पास कर रहे हैं तो इन्हें हम एंटीपोर्ट कहेंगे, मतलब एक यहाँ से भी हमारे पास एट अ टाइम जा रहा है मटीरियल दूसरी साइड, और वहाँ से भी एट अ टाइम मटीरियल इस साइड आ रहा है, तो इससे हम लोग ये क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से क्या पता साल्ट की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा है तो बाहर कम है तो बाहर जा रहा होगा, और यहाँ से वाटर की
कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा है और यहाँ से अंदर आ रहा हो तो ऐसी एंटी पोर्ट होती है। और अगर सेम पोर्ट यानी एक ही डायरेक्शन में दो डिफरेंट किस्म के अगर हम लोग मॉलिक्यूल यानी वाटर का मॉलिक्यूल जा रहा है यहाँ से और यहाँ से साल्ट के मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सेम पोर्ट कहेंगे। आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो ये इसकी टाइप होती हैं किसकी, हमारे पास पैसिव की। पैसिव के अंदर यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिमपोर्ट हो सकता है। ठीक है, मैं दोबारा इस चीज़ को बता दूं, अगर एक ही डायरेक्शन में हमारे पास मटेरियल जा रहा है तो उसे यूनिपोर्ट कह रहे हैं, मतलब किसी चैनल प्रोटीन के अंदर से, या हमारे पास दो डायरेक्शंस में आ रहे हैं, एक इस साइड और एक उस साइड, उसे हम लोग एंटीपोर्ट कह रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, या दोनों डायरेक्शंस में ये बाहर जा रहे हैं तो इन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारे पास इन्हें सिमपोर्ट कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्टिव। मेंशन दैट कि एटीपी रिक्वायर होती है। जब एटीपी यूज़ हो तो और दूसरा क्या करते हैं, पंप करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैं सिंपल अल्फाज में ये कह देता हूँ, यहाँ पे ये कम है और यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ लाएंगे विद द यूज़ ऑफ एनर्जी या विद द यूज़ ऑफ एटीपी, तो हम लोग क्या कहेंगे, एटीपी एनर्जी, तो हम लोग ऐसी ट्रांसपोर्ट को क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और ये प्रोटीन्स की मदद से भी मोस्टली होती है। अब ज़रा इन तीनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, डिफ्यूजन का, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर प्रॉपर्ली और भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन में हमारे पास आ जाती है, हमें पता है प्रोटीन्स डिफ्यूजन के अंदर हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ज़रूरत होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी ज़रूरत होती है। अगर ये सिलेक्टिव होते हैं, नहीं, डिफ्यूजन जो होती है वो सिलेक्टिव नहीं होती, जबकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों जो होते हैं आपके पास सिलेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये पोलर्स और नॉन पोलर्स के दरमियान फ़र्क करके ये फैसिलिटेटेड पहुँचा रही होती है, और इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जो हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं, सैचुरेट्स होते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है, डिफ्यूजन के अंदर नहीं रिक्वायर होता, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। उसके बाद अपहिल ट्रांसपोर्ट, ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी नहीं होती, डिफ्यूजन के अंदर भी नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। एटीपी की ज़रूरत पहले दोनों केसेस में नहीं है और थर्ड केस में हमारे पास है। तो ये कुछ वीडियो लेक्चर था हमारे पास।